टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम मेनली जो ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर 1 है उसका हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था जिसमें मैंने आपको बायोटिक नॉन बायोटिक आ गए तुम लोग, तो पहले हमने डिस्कस कर लिया था बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट, कितने रिसोर्सेज के टाइप होते हैं और हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज होते क्या हैं। आज हमारा फोकस रहेगा आगे बढ़ने का, पार्ट 2 है और इसमें हम डेवलपमेंट और कुछ प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिसोर्स प्लानिंग या रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम पहली बात जो डिस्कस करने वाले हुए हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड टू डेवलप आवर रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिंपली रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किस लिए, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए और साथ साथ अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. As a result, human being used to them indiscriminately and this led to the following major problem. अब कहने का सिंपल सा मतलब है यहाँ पे कि लोग ये सोच लेते हैं, ऐसी धारणाएं बना लेते हैं कि रिसोर्सेज जो है फ्री है, ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है, ह्यूमन बीइंग उसे डिस्क्रिमिनेटरी तरीके से यानी कि शोषण करके इस्तेमाल करता है। लोगों के पास बराबर प्रकार के रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हैं, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया है रिसोर्सेज का। इसकी वजह से क्या है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बार बार नियम के अनुसार जाकर, प्रकृति के अनुसार जाकर वो लोग उसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों से कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, वो यहाँ पे 3 पॉइंट में डिस्कस किया गया। एक एक करके इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रेड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। मैंने कहा ना कि कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के पास है मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज हैं, तो वो उनको डिप्लेशन में ले जा रहे हैं, मतलब डिप्लेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ताकि अपनी जो ग्रीड है, अपनी जो लालच है उसको सेटिस्फाई कर सकें। दूसरा पॉइंट है अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड। मैंने फिर कहा कि कुछ के हाथ में ही सिर्फ रिसोर्सेज हैं और कुछ के हाथ में नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारी जो सोसाइटी है वो 2 सेगमेंट में डिलीट हो जाती है, एक हैव्स और एक हैव्स नॉट। ठीक है, हैव्स को बोलते हैं रिच और हैव नॉट्स को बोलते हैं पुअर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और सारे रिसोर्सेज मेरे पास हैं तो सिंपली इसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड हो जाएगी, पूरी सोसाइटी हमारी जो होगी डिवाइड हो जाएगी 2 चीज़ों में। एक रिच हो जाएगा, मैं रिच हो जाऊंगा जिसके पास रिसोर्सेज होगा, और आप पुअर हो जाओगे जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होगा। ठीक है, indiscriminate exploitation of resources has been led to the global economic ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation. सिंपल सी बात है, अगर आप इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइट करोगे, मतलब अंधाधुन आप रिसोर्स को व्यर्थ किए जा रहे हो, बेकार के कामों में इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो उससे कई सारे ग्लोबल क्राइसिस हो सकते हैं, जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। ठीक है, अब आप रिसोर्सेज है, अब आप उसको कई सारे रिसोर्सेज को जला रहे हो, ठीक है, उससे जो कार्बन हो रहा है उससे हीट ज़्यादा हो रही है हमारे पूरे ग्लोब पर, तो इससे क्या ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन लेयर डिप्लेशन होगा ग्लोबल वार्मिंग के चलते, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की उर्वरकता खराब होगी। जैसे आजकल क्या होता है, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए कुछ सालों का प्रॉफिट कमाने के लिए लोग उसमें पैस्चर, मैन्योर, फर्टिलाइजर, हेन बहुत सारा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, लैंड की उर्वरकता बढ़ती तो है लेकिन वो सिर्फ 2-3 साल के लिए बढ़ती है, फिर वो लैंड जो होती है बंजर लैंड, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, आगे देखते हैं। अब जैसे जब भी प्रॉब्लम होता है तो उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होता है, तो यहाँ पे अब समझेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टर्म है, उसको भी समझेंगे। उससे पहले ऊपर देख लेते हैं, एन इक्विवेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज बिकम एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। अब विश्व शांति के लिए और एक अच्छी लाइफ मेंटेन करने के लिए हमें एक बराबरी से अपने रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेस्ड बाय द few individual or few of hand and the countries continues, the future of our planet is in danger. बात सिंपल सी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा
ऐसे ही कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज होते गए, वो लोग उन्हें एक्सप्लॉइट करते रहे रिसोर्सेज को, तो ये तो ऐसा होगा ना कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो प्लेनेट का फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी वरिड अबाउट थिंकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ थिंग्स, ओके। Again, therefore, resource planning is an essential for sustainable existence in all form of life. कहने का मतलब है, जब भी याद रखना, आपको कुछ भी कोई भी वर्क करना हो उसमें प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें अपनी लाइफ को, हमें अपने लाइफ में आने वाले जितने भी हमारे यंगस्टर हैं, जितने भी यूथ हैं, जितने भी हमारे सोसाइटी है, उनको भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि आज आप हो तो आपने सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। यहाँ पे वही बता रखा है, सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सुचारू रूप से रिसोर्सेज का सभी इस्तेमाल कर सकें, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्लान आया था, ठीक है। अभी कहता क्या है, ये सिंपली वही बात कहता है कि जो रिसोर्सेज है वो सबको मिलने चाहिए, प्रेजेंट में भी आप यूज़ करो और उसका फ्यूचर में भी यूज़ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने ग्रिड के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर दो, और जो आने वाले, जो यंग हैं, जो आने वाले हमारे फ्यूचर जो हैं, उनको रिसोर्सेज मिले ही ना, ठीक है। तो किताबी भाषा में पढ़ लेते हैं एक बार। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट, एंड द डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अगेन बिल्कुल सेम बात है कि डेवलपमेंट इस तरीके का होना चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, और जिससे जो प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ से, फ्यूचर की जनरेशन की नीड के लिए। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इसके बाद क्या होता है, कई सारे समिट्स होते हैं, कई सारे मीटिंग्स होती हैं, ठीक, एक एक करके उन सबके बारे में जानेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, जो सबसे बड़ा मेन जो टास्क उठाया जाता है, वो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट में उठाया जाता है, ठीक है। इसको सबसे बड़ा इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ा समिट कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कई सारे डिसीजन लिए गए थे। इसी में एजेंडा 21 भी इसी के अंदर आ जाता है, तो एक एक करके समझते हैं। In June 1992, more than 100 हेड ऑफ स्टेट मीट इन रियो डी जेनेरो इन ब्राज़ील। यहीं पे आपका ओलंपिक्स भी हुआ था। फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था जून 1992 में, जिसमें 100 से भी ज़्यादा स्टेट्स के जो हेड थे वो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में मिले थे। द समिट वॉज कन्वेन फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि जो विश्व लेवल पर जो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम्स थे, यानी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो भी समस्याएं थी, उनका निदान करने के लिए, उनको जांच पड़ताल करने के लिए, और जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हम कर पाएँ ग्लोबली, इसके लिए ये समिट बैठाई गई थी। द असेंबल्ड लीडर साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब वहाँ पर सारे लीडर्स ने, जितने सारे लीडर थे, उन्होंने साइन किया था डिक्लेरेशन, जिसको बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। सिंपली बात है कि जो आपका अर्थ समिट हुआ उससे आपको मिला क्या, उससे हमें देखो क्या क्या मिला। पहली बात तो यहाँ पे फॉरेस्ट प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, ग्लोबली इस पे ध्यान दिया गया, फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया गया, उसके प्रिंसिपल्स को इंटरनेशनली, ठीक है, नॉट एंड इंडिविजुअल कोई कंट्री, और हमने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। अब सवाल आता है एजेंडा 21 होता क्या है, ठीक है। देखो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बुक में लिखा हुआ अच्छे से। इट इज़ द डिक्लेरेशन साइन बाय वर्ल्ड लीडर, एक तरीके का डिक्लेरेशन था, ठीक है, जो साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर के द्वारा 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED में इसको साइन किया गया था, 1992 में किया गया था, विच टूक एट रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, अगेन वही जहाँ पे अर्थ समिट हुआ था। इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका एम यही था। एजेंडा 21 एक प्रकार की 21 लिस्ट होती है, 21 प्रॉब्लम्स की लिस्ट होती है, उसमें सोल्यूशन भी होता है। तो उसमें ये बताया गया था कि हम ग्लोबली कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पा सकते हैं। इस तरीके का डेवलपमेंट करेंगे जिससे जो फ्यूचर की नीड है वो भी सेटिस्फाई हो सके और प्रेजेंट में भी हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें।
It is an agenda to combat environment damage, poverty, diseases through global cooperation on common interests, mutual needs and share responsibilities. अब जैसे अगर हम ये बोलेंगे कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए था तो ये बिल्कुल भी गलत है। देखो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए नहीं था। आप ये देखो कि इन्वायरमेंट डैमेज से बचाने के लिए था, पॉवर्टी के लिए था, गरीबी के लिए भी था, डिजीज़ के लिए भी था, यानी ये सोशो इकोनॉमिक कल्चर के लिए भी कहीं ना कहीं ये एजेंडा 21 ने कदम उठाए थे। इसमें ग्लोबली कोऑपरेशन करना था, कॉमन इंटरेस्ट क्या था, एनवायरनमेंट को डैमेज होने से बचाना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, डिजीजेस को कम करना है, म्यूचुअल नीड चाहिए थी। यानी अब जरूरी थोड़ी ना कि ये इंडिया है मान लो तो सिर्फ इंडिया ही पूरे वर्ल्ड को जो है पॉवर्टी से बाहर निकालेगा। इसके लिए तो सारी कंट्रियाँ, जितनी भी 200+ कंट्रियाँ हैं, उन सबको साथ में सहयोग करना पड़ेगा। ठीक है। एंड one major objective of the Agenda 21 is that every local government should be drawn in its own local। कहने का मतलब था एजेंडा 21 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि यहाँ पर हर लोकल गवर्नमेंट के पास एक लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए, उसका खुद का 21 एजेंडा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए प्लानिंग इज़ कंपलसरी अगर आपको उसे सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है। तो यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग देखो, रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करते हैं। अब प्लानिंग इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगेन मैंने वही बात कही कि किसी भी चीज़ का जब आप यूज़ कर रहे हो जुडिशियली, यानी कि ईमानदारी से न्यायपूर्वक यूज़ करना है, तो उसके लिए प्लानिंग इज़ मस्ट, प्लानिंग कंपलसरी है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस It has importance in a country like India which has enormous diversity in available of resources। हमारे पास है resources, ठीक है, ये सब जानते हैं। भारत जैसी कंट्री, भारत जैसी बड़ी कंट्री के पास resources बहुत है, बट हमारे पास डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इन टर्म्स ऑफ कल्चर। हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज यहाँ तक की बहुत सारी है। तो इस केस में हमें प्लानिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक छोटी कंट्री, एक यूरोप की कंट्री में शायद आप ये कह सकते हो कि प्लानिंग ना भी हो तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं वो उतने नहीं हैं। बट हमारी 143 करोड़ पॉपुलेशन प्लस में जाने वाली है, हम चाइना को टक्कर दे रहे हैं इसी मामले में सिर्फ। तो यहाँ पर प्लानिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources। देखो कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि क्या है, सफिशिएंट है, वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, डेफिशिएंस दिखता है। यानी कि कह सकते हो कि रिसोर्सेज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, रिसोर्सेज आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर आर सम region which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resource and there are some region which have acute shortage of some vital resources। जैसे कि इसमें बताया गया कि कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे भरमार है रिसोर्सेज की, बहुत रिसोर्सेज हैं, और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वाइटल रिसोर्सेज की, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कुछ ऐसी जगहों पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास स्टेट ऑफ झारखंड का दिया गया है, छत्तीसगढ़ का दिया गया है, मध्य प्रदेश का दिया गया है, जो कि रिच है मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट के लिए। यहीं पर अरुणाचल प्रदेश का बात किया जाए जिसके पास अमेंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं, बट उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो अनइवनली रिसोर्सेज हैं, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ नहीं है, और किसी के पास तो भरमार ही है। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेल एंडोव्ड विद द सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक इन वाटर रिसोर्सेज। अब देखिए, वाटर रिसोर्सेज अरुणाचल प्रदेश के पास हैं और राजस्थान के पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है। तो ये आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा एक तरीके से यूनिफॉर्म नहीं है हमारा सिस्टम। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये देखो, अब जो कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख की बात हो रही है, ये माना जाता है कि पूरी की पूरी कंट्री से, पूरी भारत से अलग ही है। ठीक है, क्यों? इट हैज़ वेरी रिच कल्चर हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कहने का मतलब इसमें कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है, कल्चर
इसमें बहुत ज़्यादा रिच है लद्दाख के रीजन में, बट इसमें क्या डेफिशिएंट है, यानी क्या कमी है, वाटर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और सम वाइटल मिनरल्स की। दिस कॉल फॉर द बैलेंस रिसोर्स फॉर प्लानिंग एंड द नेशन एंड रीजन एंड लोकल लेवल एज वेल। कहने का मतलब है, तो जब आपको पता है कि रिसोर्सेज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, अनइवन है, ठीक है, कहीं पर रिसोर्सेज हैं, कहीं पर रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें अब प्लानिंग की ज़रूरत है। वी नीड प्लानिंग टू मेंटेन एंड टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज इवनली। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग इंडिया में कैसे होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। ओके, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इन इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल द रीजन ऑफ द कंट्री। जो रिसोर्स प्लानिंग है, जाहिर सी बात है, आप एक ऐसा कंट्री, आप पूरी कंट्री के अंदर रिसोर्स की प्लानिंग करने वाले हो। इतने बड़े एरिया में आप जब रिसोर्स प्लानिंग करते हो तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ओके, पहली बात तो ये जो पहला इसके अंदर एलिमेंट आता है वो होता है सिंपली, तो जो पहला तरीका होता है कि रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है भारत में, वो उसका होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है, एक एक रीजन को आइडेंटिफाई किया जाता है, एक एक रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स पाया जाता है। जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो है मिनरल्स के रिसोर्स बहुत सारे हैं। अरुणाचल प्रदेश में वाटर के रिसोर्स हैं, हमारे राजस्थान में सोलर एंड विंड जो एनर्जी है उसके रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। तो ऐसे एक एक रीजन स्पेसिफाई करके, एक एक रीजन स्पेसिफाई करके यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसमें कौन सा रिसोर्स है, इसमें कौन सा रिसोर्स है, इसमें कौन सा रिसोर्स है। तो पहला ये होता है, दिस इन्वॉल्व सर्विंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट, मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। अब यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई रिसोर्स पाया गया है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसके लिए मैप तैयार किया जाता है, उसमें सर्वे किया जाता है। मेन 4 चीज़ें हैं, सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, इन्वॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडो विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स इंस्टीट्यूशन सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। अब क्या होता है, जब हमने देख लिया कि ये जो हमारा एक रीजन है, ठीक है, इस रीजन में मान लो लेट सपोज कोल पाया जाता है, ठीक है, कोल पाया जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजी और स्किल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ के इसके आसपास हम डेवलप करेंगे। आई मीन टू से, अब यहाँ पर क्योंकि ये कोल रिसोर्सेस है तो इसके लिए हमें डिगिंग करना पड़ेगा, हमें ज़मीन को खोदना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्रेन, मशीन, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर सब कुछ यहाँ पे डेवलप करेंगे, सेटअप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ये बता रहा है कि इसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी होती है, स्किल्स होता है और जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्लान बनाया जा सके, रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके। मैच थर्ड जो होता है, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, यानी कि अब उसके बाद मैच किया जाता है कि रिसोर्स का जो डेवलपमेंट प्लान है वो ओवरऑल जो नेशन का डेवलपमेंट प्लान होने वाला है उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 स्टेप होते हैं जो कि इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंडिया हैज़ मेड कॉन्क्रीट एफर्ट फॉर अचीविंग द गोल ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो भी ये सारे सब्जेक्ट हैं उसमें इंटीग्रिटी से पढ़ा जाता है। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन सा हिस्ट्री है, कौन सा ज्योग्राफी है, क्योंकि सब आपस में मिले होते हैं। जो हम रिसोर्स प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो है 5-year प्लान आने लग गए। ठीक है, 5-5 साल के लिए सरकारें अपनी प्लान बनाती थी कि पूरे 5 साल में इतना बजट है और हमें इतना वर्क, इतना फोकस किसी एक सेक्टर में करना है। तो इसमें वही बता रखा है कि इंडिया ने पहले ही रिसोर्स प्लानिंग की तरफ कदम बढ़ा दिया था जब फर्स्ट 5-year प्लान आया था। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट 5-year प्लान अकॉर्डिंग टू मी 1952 के आसपास, 1952-53 के आसपास आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मेयरली अवेलेबल ऑफ रिसोर्स इज नॉट absence corresponding change in the technology institution and may hinder development। कहने का क्या मतलब होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नेसेसरी कंडीशन है किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए। मान लो मुझे इस एक स्पेसिफिक एरिया को डेवलप करना है, तो मुझे ना सबसे पहले रिसोर्सेज चाहिए होंगे। आर फॉर रिसोर्सेज चाहिए होंगे ताकि मैं इसका डेवलपमेंट कर पाऊँ, ठीक है। बट क्या होता है, मेयरली अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज इन द absence ऑफ corresponding चेंज इन टेक्नोलॉजी में हिंडर डेवलपमेंट। कहने का मतलब होता है, एक तो इसमें यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, साथ में अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें तो उसका डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे रीजन है हमारी कंट्री में जो कि रिच है रिसोर्सेज के लिए, बट दीज आर इंक्लूडिंग इन इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन। लेकिन ये जो होते हैं ये इकोनॉमिक बैकवर्ड रीजन होते हैं, पिछड़े वर्ग वाले लोग होते हैं, जहाँ पर जो बस्तियाँ होती हैं वो अपना अधिकार जमा कर बैठी हुई थी। इसलिए आप देखते होंगे कि सरकार कभी कभार नए नए प्रोजेक्ट जो लाती है उसको बनाने के लिए कई लोगों को निष्कासित भी कर देती है, ठीक है, डिस्प्लेस भी कर देती है। ऑन द कॉन्ट्ररी देयर आर सम रीजन विच हैव पुअर रिसोर्सेज बेस्ड बट आर इकोनॉमी डेवलप। कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं जो इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा डेवलप है बट वहाँ पर जो है पुअर रिसोर्स पाया जाता है। हम एक एग्जांपल दिल्ली का भी ले सकते हैं। जैसे दिल्ली में नए नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, बट हम ये मानते हैं कि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्कार्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ colonialism revealed that rich resources in colonies were the aim of the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technology development of the colonizing country that helped them to exploit resources of the region and establish their supremacy over the colonies. इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, सिंपली कि जो उपनिवेशवाद जो बोलते हैं, जैसे कोलोनिज्म बोलते हैं, उसकी जो इतिहास अगर आप देखोगे तो रिवील करता है कि जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो फॉरेन लोग थे, वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज के लिए आते थे। रिसोर्सेज जब उन्होंने देखा कि जो कॉलोनीज हैं वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, हाई क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया और इंग्लैंड का, ठीक है। जब इंग्लैंड वालों ने देखा कि इंडिया के पास रिसोर्सेज की भरमार है, ठीक है, ये हमारा इंडिया बना देते हैं, नीचे साउथ एरिया, मतलब साउथ सदर्न पार्ट। तो यहाँ पर जब देखा कि यहाँ पर रिसोर्सेज की भरमार है, ठीक है, किसने देखा, इंग्लैंड वालों ने, तो उनकी तरफ उनको एक अट्रैक्शन हुआ कि हाँ यहाँ से हमारा जो इंग्लैंड का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सकता है। और क्योंकि इंग्लैंड के पास जो थी टेक्नोलॉजी भी भरमार थी, टेक्नोलॉजिकल जो हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट था वो इस पूरे इंग्लैंड के पास था, तो उसने आसानी से भारत देश पे क्या किया, एक्सप्लॉयटेशन किया, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, हद से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया। और यही कारण था क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज अब हो गए, भारत से ले लेकर टेक्नोलॉजी थी ही पहले से, डेवलप कंट्री ये थे ही पहले, तो इन्होंने जो अपनी सुप्रीमेसी बनाई कॉलोनीज पे वो इसी कारण थे क्योंकि इनके पास अच्छा एक टेक्नोलॉजिकल हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था। Therefore, resources can contribute to development only when they are accomplished by appropriate technology and institution changes. Again वही चीज़ है कि resources तभी आपको डेवलपमेंट कर सकते हैं जब आपके पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, एक इंस्टीट्यूशन होगा आपके पास। India has experienced all this in different phases of colonialism. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experience of people, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि भारत जो डेवलप हुआ है, ठीक है, वो सिंपली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है बल्कि उसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ें जो मिक्स होकर एक हुई हैं, तो सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक तरीके का पर्सपेक्टिव देती हैं, ठीक है, किस तरीके से जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया है, ठीक है। अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, बचा किस तरीके से सकते हैं, ठीक है।
रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी, किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए रिसोर्सेज बहुत वाइटल होते हैं, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to the socio economic and environmental problem। कहने का सिंपल सा मतलब है कि irrational consumption, अब मान लो कि कोई लॉजिकल आप कंजप्शन नहीं कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। और ओवर यूटिलाइजेशन, आपको खानी 2 रोटी है, आप 4 रोटी खा रहे हो, तो उसमें कोई शाबाशी नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो रही कि आप 4 रोटियां खा रहे हो, बट आपको जाकर इन फ्यूचर प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। थोड़े टाइम में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो इसलिए हम ओवर यूटिलाइजेशन किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता है, ठीक है। यही जो है प्रॉब्लम, यही लीड करता है किसी चीज़ की प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम को और सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जगहों पे रिसोर्सेज का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस हैड बीन द लेवल द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर एंड थिंकर इन द पास्ट। पास्ट के जो थिंकर्स थे उनके लिए बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो कि मेन कंसर्न था वो यही था कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाए और कंजर्व किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट द रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दिस वर्ड। एक वर्ड, कुछ वर्ड बोले गए हैं, बहुत ही बढ़िया वर्ड है गांधी जी के द्वारा, जैसे देयर इज इनफ फॉर एवरीबडी नीड्स बट नॉट फॉर एनीबडी ग्रीड्स। यानी कि सिंपल ये, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत है हर किसी की नीड को पूरा करने के लिए, बट हर किसी के या किसी भी इंसान की ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है। समझना इस बात को, नीड और ग्रीड में अंतर है। नीड मतलब आपकी ज़रूरत है तो आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, ग्रीड मतलब आपके पास है वो चीज़ पर्याप्त मात्रा में, आप लालच में आकर उस चीज़ को और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। तो ग्रीड के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, नीड के लिए इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as a root cause for the resource development depletion at the global level। ग्लोबल लेवल पे गांधी जी ने क्या कहा कि जिस तरीके से रिसोर्सेज जो है इतने एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं, नेचर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो एक रूट कॉज है। क्या रूट कॉज है? ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल, जो सिर्फ वह इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और लालच में आकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो डिप्लीट कर रहा है रिसोर्सेज को। तो ये उसके लिए एक रूट कॉज है जो ग्लोबल में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज स्कैरसिटी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ज़रा मैं सेट कर दूँ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मैं बता देता हूँ। जैसे गांधी जी की फ़िलोसफी एक किताब है जिसमें स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, उसमें गांधीयन फिलोसफी जो है वो दिखती है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक इंटरनेशनल लेवल पे एक और समिट कह सकते हो आप, क्लब ऑफ रोम हुआ था, एडवोकेटेड दैट रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इज अ मोर सिस्टमेटिक वे, यानी कि सुशोभित तरीके से अगर आप रिसोर्स की प्लानिंग करोगे, या आपकी एक मैगजीन आप कह लो, एक संगठन कह लो, क्लब ऑफ रोम में हुआ था। एक और है ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट, एक प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी ग्लोबली, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, आप अपने पॉइंट्स में ऐड कर सकते हो कि कौन कौन से कमीशन रिपोर्ट कह लो या कौन कौन से जो समिट हैं वो हुए थे, ठीक है। एक किताब आई थी आवर कॉमन फ्यूचर करके, ठीक है, उसमें बताया गया था कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक कॉमन फ्यूचर को अगर देखें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए देखें तो उसके लिए बेनिफिट होगा और इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लैंड रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, वी लिव ऑन लैंड, वी परफॉर्म आवर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड एंड वी यूज इट इन डिफरेंट वेज, ठीक है। दस लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ utmost important. It support natural vegetation, wildlife, human life, economic activity, transport and communication system. However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the availability of resource for various purpose with careful planning. कहने का मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है इसमें बताया गया कि हम लैंड पे रहते हैं, हम उस पर कई सारी एक्टिविटीज़ करते हैं लैंड पर, और लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये सपोर्ट क्या करता है? नेचुरल वेजिटेशन को, पेड़ पौधे, वाइल्ड लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, इकोनॉमिक एक्टिविटी को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को। और लैंड एक प्रकार का एसेट है और ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, यानी वो लिमिटेड है।
ये नहीं है कि लैंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल के पास बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप एज अ होल देखोगे तो उसमें लैंड का फाइनाइट मैग्नीट्यूड है, यानी लैंड जो है एक लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपनी जो लैंड है उसको बहुत केयरफुली प्लानिंग के हिसाब से हम उसको यूटिलाइज करें, उसका यूज़ करें। इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। इंडिया के पास लैंड बहुत सारे जो रिलीफ फीचर है, जो अलग अलग ट्रेन्स हैं, जो अलग अलग ट्रेन्स मीन्स वो नहीं जो चल रही है ट्रेन्स मतलब जो पहाड़ एरियाज है, ठीक है, ज्योग्राफी में ट्रेन्स को बोलते हैं। तो इंडिया के पास भी लैंड है, कई सारी वैरायटी में है, जैसे माउंटेन्स में है, प्लेट्यूज में है, प्लेन्स में है, आइलैंड में है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। भारत के पास 43% जो एरिया है लैंड का वो प्लेन में है, विच प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो कि किस लिए यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज एंड जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको फैसिलिटेट करने के लिए होता है। Mountains account 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers, provide facility for tourism and ecological aspect। जो माउंटेन्स है 30% है टोटल एरिया का, और ये इंश्योर करता है कि पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर, यानी कुछ जो रिवर्स का जो बहाव होता है वो क्योंकि माउंटेन से आता है, गंगा आप ले लो, ठीक है, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उन सब का नाम ले सकते हो, तो पहाड़ों से ही निकलती हैं। तो माउंटेन्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये पूरे जो भारत के पास जितना भी 100% जो भी लैंड है उसका 30% लैंड माउंटेन्स कवर किए हुए हैं। रिवर के फ्लो करने के साथ साथ ये टूरिज्म को भी सपोर्ट करते हैं और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। इट पोजेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट। कहने का क्या मतलब है कि 27% जो एरिया है पूरे जो कंट्री का वो प्लेट्यू रीजन में है, और ये कि बहुत सारे रिच रिसोर्सेज है इसके पास, मिनरल्स है, फॉसिल एंड फॉरेस्ट एरिया इसमें है। यहाँ देखो, यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है जिसके अंदर, तो यहाँ पर ये डायग्राम देखो, इससे आपको कुछ हिंट मिलेगा, जानने को मिलेगा कि यहाँ पर जो टोटल जो सर्कल है वो 100% है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि ये जो वाइटिश कलर में है वो प्लेट्यू है, यानी इतना एरिया हमारा प्लेट्यू के अंदर आ जाता है। और उसके बाद जो हमारे माउंटेन्स हैं, मतलब जो प्लेन्स है, प्लेन्स हमारे इस तरीके के आ जाते हैं, और जो माउंटेन है वो हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताया गया, आप भी पेपरों में लिख सकते हो, ऐसे बना सकते हो यदि टाइम है आपके पास, तो टाइम होना ज़रूरी होता है, ठीक है। पहले मैं इस वीडियो को यहाँ लगा देता हूँ ताकि यहाँ का सारा मैं डाटा आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। आगे लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को आप यूटिलाइज कैसे करो, किन किन पर्पज से हम यूटिलाइज करते हैं लैंड को। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पज। लैंड रिसोर्सेज कुछ फॉलोइंग पर्पज के लिए यूज़ किया जाता है। पहला उनमें फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट अगेन। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ठीक है, कुछ ऐसे लैंड भी होते हैं जो कल्टीवेशन के लिए हमेशा इस्तेमाल नहीं होते, जैसे बैरन लैंड हो गए, वेस्ट लैंड हो गए, बंजर ज़मीनें जो होती हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, कुछ लैंड होते हैं जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, ठीक है, इन सब के, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए होता है। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जैसे कि आप मान सकते हो कि कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे परमानेंट पैस्चर के लिए आपको करना है, यानी कि आप चरवाहे जो होते हैं, जो चराते हैं, जो भेड़ बकरी होते हैं, उनके लिए अगर आपको करना है तो वो नॉन कल्टिवेटेड होता है, उसमें कोई पैदावार नहीं होती। ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स लाइक ग्रोव्स जो होते हैं, ठीक है, वो सब मतलब कि क्रॉप ट्रीज के लिए भी होता है, जिस पर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, फिक्स रहता हो। और इसमें कल्चरल वेस्ट लैंड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर एग्रीकल्चर ईयर, यानी क्या होता है, जो कल्चरबल वेस्ट लैंड होता है वो अनकल्टिवेटेड लैंड होता है जिसको 5 साल से ज़्यादा के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। फैलो लैंड्स क्या होते हैं, करंट फैलो, जो कि लेफ्ट कल्टीवेशन मतलब जो छोड़ दिए जाते हैं बिना किसी कल्टीवेशन के, लेस देन 1 ईयर के लिए, यानी एक साल से कम के लिए वो छोड़ दिए जाते हैं, उनमें कल्टीवेशन नहीं होता है। अदर देन करंट फैलो के लिए क्या होता है कि वो भी कल्टीवेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं 1 से 5 साल एग्रीकल्चर ईयर के लिए, ठीक है। नेट सोन एरिया का मतलब होता है
एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि वो एरिया जो एक एग्रीकल्चर ईयर में जो सोन जो पैदावार होती है, ठीक है, प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया, ठीक है। तो मतलब नेट सोन एरिया को आप सिंपली डिफाइन नहीं कर सकते हो कि एक साल में जितनी पैदावार होती है उसको नेट सोन एरिया कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज ये थी हमारी पार्ट 2 वीडियो, ठीक है, जो क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। मैंने पहले पार्ट 1 जो पहले अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट था। अब इसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि थर्ड पार्ट में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, जिससे आपका एक पूरा चैप्टर जो है 3 वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन मिल सके स्टडी का। तो धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।